नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ड्रग्स मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट के बाद अरबाज मर्चेंट का बड़ा खुलासा। कहा, आर्यन को शाहरुख ने ड्रग्स लेने से किया था मना। ज्ञानवापी में मिले मंदिर के सबूतों से बौखलाया मुस्लिम पक्ष। देवबंद में मुस्लिम संगठनों ने किया बड़ा जलसा, सरकार पर बोला हमला। फिर गरमाया नवनीत राणा की गिरफ्तारी का मुद्दा। संसदीय समिति ने नोटिस भेज मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र डीजीपी को बुलाया दिल्ली। आतंकी यासीन मलिक की बड़ी मुश्किलें। 1989 अपहरण मामले में महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया को कोर्ट का समन। 15 जुलाई को होना है पेश। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे गुजरात। रैली का किया संबोधन। कहा, 8 वर्षों में नहीं झुकने दिया जनता का सिर। पहली खबर का रुख करते हैं, जहां ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद से ही मामला गर्माता जा रहा है। एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें आर्यन खान का नाम नहीं है। इसी को लेकर अब आर्यन खान की गिरफ्तारी और उनसे की गई पूछताछ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस मामले पर जहां एनसीबी कटघरे में खड़ी है, वहीं आर्यन के दोस्त अरबाज का कहना है कि आर्यन खान ने उनसे कहा था कि क्रूज पर ड्रग्स ना लें, क्योंकि एनसीबी यहां एक्टिव है। आर्यन खान ने उन्हें बताया था कि उनके माता पिता ने उन्हें किसी भी अवैध गतिविधियों, विशेष रूप से ड्रग्स के सेवन से दूर रहने को कहा है। हालांकि इस चेतावनी के बावजूद अरबाज जूतों में छुपाकर थोड़ा सा गांजा लेकर आए थे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से क्लीन चिट दे दिया गया आर्यन खान को, अब अरबाज मर्चेंट ने ये खुलासा किया है, तो उसके बाद तो नहीं लगता कि आर्यन खान को क्लीन चिट दी जा सकती थी? देखिए, ये क्लीन चिट बहुत सारे सवालों को खड़े कर रहा है। पहली बात ये कि ये अचानक से मीडिया वाले आर्यन खान को बिल्कुल इनोसेंट बता रहे हैं, तो इनको ये भी बताना चाहिए कि ऐसी क्या बात थी कि जब जब वो करीब 27 दिन जेल में रहे, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कई सारे कोर्ट्स में उनकी बेल एप्लीकेशन डाली गई। जज साहब ने क्या देखकर, जब इसके पास कुछ था नहीं, इस केस में कोई दम नहीं था, तो किस आधार पे अलग अलग कोर्ट्स ने इसे जमानत नहीं दी? जज साहब के सामने तो सारी चीजें होंगी, और ये जमानत नहीं मिलना अपने आप में बताता है कि ये जो जजेस ने जो फैसले लिए थे उसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा। दूसरा बड़ा सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा, वो प्रभाकर सैल, जो इस केस का गवाह नंबर 1, मुख्य गवाह जो था, उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत कैसे हो गई? अचानक से उसकी मौत की खबर क्यों आ गई? वो तो हट्ठा कट्ठा जवान था। तो कई सारी चीजें हैं। अब निशाना बनाया जा रहा है समीर वानखेड़े को। पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्शंस दे रही हैं कि ये तो होना था, सारी चीजें। लेकिन एक बात समझने की है, ये कहते ना भाई कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शाहरुख खान के बेटे को फंसाया गया होता, चार्जशीट में अगर नाम होता, तो कहते कि मोदी सरकार जानबूझ के ये काम कर रही है, यही नवाब मलिक कहता था। और अगर चार्जशीट में नाम नहीं डाला गया है, तो आप कह रहे हो कि जानबूझ के फंसाने की कोशिश की, देखिए कुछ नहीं निकला। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या द्वंद्व था? द्वंद्व यह था कि मोदी सरकार सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल पॉलिटिकल अपोनेंट्स और जो लोग सरकार का विरोध करते हैं उसके लिए किया जाता था। अब जब एनसीबी ने क्लीन चिट दे दिया है, तो एक बात तो कही जा सकती है पुख्ते तौर पे, वो ये कि सेंट्रल एजेंसियां इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही हैं, किसी को
लटकाने, किसी को भटकाने, किसी को फंसाने का काम में लिप्त नहीं है। तो ये मसला अभी यहीं ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले समय में सामने आएंगी और कटघरे में एनसीबी और उसके अधिकारी हैं। जी बिल्कुल, यानी कि आर्यन खान की क्लीन चिट को लेकर अब कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं ज्ञानवापी मामले में विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ तो विवादित ढांचे में मंदिर होने के सबूत मिलने पर हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष बौखलाया हुआ है। अपनी इसी बौखलाहट में आज देश की सबसे बड़ी मुस्लिम जमात जमीयत उलेमाए हिंद ने लखनऊ में सभा की। इस सभा में देश भर के 5000 से ज्यादा मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। साथ ही सभा में ज्ञानवापी केस समेत कुतुब मीनार जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस आयोजन में जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, देश में नफरत का माहौल है, मुसलमानों को निराश होने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को उकसाया जा रहा है, हम मुश्किल में हैं क्योंकि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ईमान की कीमत पर समझौता नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब, अब तक तो ज्ञानवापी पर चीख चीख कर बोल रहे थे मस्जिद है मस्जिद है, अब जब वहां मंदिर होने के सबूत मिल गए हैं तो क्यों ये मुस्लिम पक्ष विक्टिम कार्ड खेल रहा है? देखिए, महमूद मदनी साहब एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के हेड तो हैं ही, नेता भी अच्छे हैं, वो सांसद भी रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम पक्ष अचानक से अपने गियर को बदल रहा है, ये लोग कहाँ थे? ये जो तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी वहाँ पहुँचे हुए थे, उनको बताना चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक क्या मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है या नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी तो तभी होगा, आप ईमानदार तभी कहलाए जाएंगे जब आप ये कहेंगे कि अगर किसी मस्जिद के अंदर मंदिर के निशान हैं तो वो इस्लाम के हिसाब से मस्जिद हो ही नहीं सकती, और जिस किसी धर्म के धर्मस्थल को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है उसको वापस किया जाए। यही तब तो आप जितने भी विक्टिम कार्ड खेलें तब तो बात समझ में आएगी। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई सब्र को जो की परीक्षा मत लीजिए, वी आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। तो जो बात पीएफआई के लोग कहते हैं ओपनली कि हिंदुओं को भगाओ, जो बात ओवैसी थोड़े तल्ख हिसाब से कहते हैं, ये महमूद मदनी साहब और ये जो जमीयत उलमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं और जो इन लोगों का अपना जो मीटिंग हुआ है उसमें शुगर कोटेड अटैक हुआ है। बात बहुत ही सिंपल है, मुसलमानों को इन मुद्दों के ऊपर भड़काया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है। कोई ये सच मानने को तैयार नहीं है कि मंदिर था जिसे तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई गई, अब उसके साक्ष्य सामने आ गए हैं। ईमानदारी से महमूद मदनी साहब को अगर मुस्लिम समुदाय को ज्ञान की ओर, रोशनी की ओर उनको अगर लीड करने का इरादा है तो उनको कहना चाहिए कि भाई ये जो सर्वे रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करो, जरा मुस्लिम समुदाय भी देखे कि भाई उसके अंदर क्या है। मुस्लिम समाज खुद ब खुद उन समझ में आ जाएगा कि जहाँ मूर्तियाँ होंगी वहाँ नमाज अदा नहीं की जा सकती, वो मस्जिद नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, जहां अब ज्ञानवापी परिसर का सच लोगों के सामने आने वाला है तो अब ये मुस्लिम पक्ष इस बात से पल्ला झाड़कर अपनी दलीलों से पलटी मार रहा है। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने आज नागपुर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया। इस पर पेच यहां फंसा कि जिस मंदिर में राणा दंपति का हनुमान चालीसा का पाठ होना था, उसी मंदिर में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ताओं को भी हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिली थी। इसी बीच नवनीत राणा को अरेस्ट करने के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। संसदीय समिति ने सांसद की शिकायतों पर गौर करते हुए 15 जून को राज्य के अधिकारियों को दिल्ली में हाजिर होने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के डीजीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिल्ली में हाजिर होने के लिए कहा गया। इसके साथ ही भाईकला जेल के अधीक्षक को भी दिल्ली में आने का आदेश दिया गया है। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव को भी दिल्ली हाजिर होने के लिए कहा गया है।
डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से इन सारे अधिकारियों को दिल्ली हाजिर होने के लिए कहा गया है, तो क्या कुछ इस मामले में देखने को मिल सकता है? देखिए, ये मसला प्योर एंड प्योर पॉलिटिकल है और इसलिए जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र के अंदर हुई, उद्धव ठाकरे ने जिस हिसाब से नवनीत राणा के ऊपर दबाव डालकर उन्हें जेल भेजकर उनको चुप करने की जो कोशिश की थी, उसमें उद्धव ठाकरे फेल हो गए। वो जहां जाती है हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है। अब अमरावती की ये सांसद नागपुर पहुंची, अब वहां भी वही काम चालू। ये बता रहा है कि आपकी राजनीति, मतलब उद्धव ठाकरे की राजनीति किस हिसाब से हर बार इस तरह के कंट्रोवर्सीज में फेल हो जाती है। न वो चुप रहेंगी, न हनुमान चालीसा का मुद्दा बंद होगा और बीएमसी चुनाव सिर पे मंडरा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के राजनीतिक तौर पे इस पूरे मसले में एक निर्दलीय सांसद वो एक नेशनल हीरो बन गई और हिंदुत्व बताने वाली खुद को पार्टी शिवसेना और हिंदुत्व के लंबरदार अपने आप को बताने वाले उद्धव ठाकरे वो सवालों के घेरे में खड़े हो गए। अब जिन लोगों ने ये काम किया, अब इनके ऊपर तलवार लटक रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी में उनको बुलाया गया, स्पीकर साहब के पास कंप्लेंट गया था कि एक सांसद का अपना अधिकार होता है। जेल में उनके साथ बदतमीजी की गई। पुलिस कमिश्नर को बुलाया गया कि भाई किस आधार पर तुमने उन्हें गिरफ्तार किया। आप सांसद को, किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते कि घर के बाहर लोगों को इकट्ठा करवा दिया। भाई आपने क्या क्या कार्रवाई की? जो लोग इसके घर के सामने जो है तमाशा कर रहे थे, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और इनको सजा मिल गई, इनको जेल में डाल दिया गया। महाराष्ट्र की पहली ऐसी महिला सांसद के साथ ये बर्ताव हुआ है। तो ये तमाम अधिकारियों को जो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के धुन पे डांस करते हुए नजर आते हैं, उनको बुलाना, उनको दंडित करना, ये एक एग्जाम्पल होगा देश के दूसरे राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के विम्स एंड फैंसी के एक हिस्सा बन जाए, ये उचित नहीं है। तो ये तलवार लटकनी भी चाहिए और उधर उद्धव ठाकरे की रोज़ किरकिरी होगी जब ये नवनीत राणा महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे जाकर के ये हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा दुनिया के सामने हीरो बनकर उभरी है, उसके बाद एक बात साफ है कि हिंदुत्व के नाम पर दम भरने वाले उद्धव ठाकरे जैसे नेता पर एक निर्दलीय सांसद ही भारी पड़ गई। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अब अपहरण के मामले में उसकी मुसीबतें और भी बढ़ने वाली है। जम्मू की टाडा कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सैयद को समन भेजा है। समन में रुबैया सईद 15 जुलाई को अदालत के सामने पेश होने के लिए उन्हें कहा गया है। रुबैया को यह समन 1989 के अपहरण के मामले में भेजा गया है और यह अपहरण करने वाला और कोई नहीं बल्कि यासीन मलिक ही था, जिसे हाल ही में टेरर फंडिंग मामले में सजा सुनाई गई है। डॉक्टर साहब, क्या है ये पूरा मामला और कैसे यासीन मलिक की मुश्किलें इस मामले में बढ़ेंगी? ये भारत के इतिहास का बड़ा ही शर्मनाक मामला है। लोग कह रहे भाई महबूबा की सिस्टर रुबैया, नहीं, गलत परिचय है ये। 1989 में जब रुबैया का अपहरण हुआ था, ये यासीन मलिक ने जब अपहरण किया था, उस वक्त महबूबा और रुबैया के पिता मुफ्ती सईद वो देश के गृह मंत्री थे। देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो जाता है, वो भी बस से, एक बस स्टैंड से उसको उठाया गया और 3-4 घंटे तक गृह मंत्री साहब को पता ही नहीं चल पाया कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। बस में बैठे लोगों ने भी नहीं बताया किसी को। ये मामला ही बड़ा पेचीदा है। और हुआ क्या आखिरकार? हुआ ये कि 13 हार्डकोर टेररिस्टों को उसकी जान बचाने के लिए रिलीज करना पड़ा और इस रिलीज के बाद से ही जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म एक नए तरीके से अपने उफान पे आया और सैकड़ों लोगों की जान गई। मुफ्ती सईद उस वक्त गृह मंत्री थे और इस देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो जाता है, उसमें अपहरण करने वाले का नाम भी आ जाता है,
32 साल बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ये समझिए, कोई छोटा मोटा व्यक्ति हो तो बात समझ में आ रहा है। गृह मंत्री की बेटी, उसका अपहरण हो जाता है और केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मैं कुछ कह नहीं रहा, बस इशारा दे रहा हूं। क्या साठगांठ थी इस अपहरणकर्ताओं में, जिन आतंकियों को छोड़ा गया, और उस समय वीपी सिंह के सरकार में गृह मंत्री जो थे, क्या रिश्ता था? ये कोई साजिश थी? सीबीआई ने अब इस मसले को फिर से निकाला है। मुसीबत यासीन मलिक की नहीं, मुसीबत महबूबा और उनके परिवार, ये जो मुफ्ती परिवार है, उस परिवार के ऊपर आएगा, क्योंकि ये तो कोई चीज़ जुड़ नहीं रही, तालमेल नहीं बैठ रहा कि एक गृह मंत्री की बेटी गायब हो जाए और उसके बाद से तमाम लोग, इतने सेकुलर सरकारें आई बीच में, आप छोड़ दीजिए, बीजेपी की सरकार आई बीच में, इस केस को कोई नहीं उठाया, और जो अपहरण करता था उसको दिल्ली में बुला करके सेमिनार में बिठाया जा रहा है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, तो हैबिटेट सेंटर के अंदर एनडीटीवी और पता नहीं कौन कौन टेलीविजन चैनल में इनको इंटरव्यू किया जाता था, यासीन मलिक को। तो एक अपहरणकर्ता को इस तरीके से लाइमलाइट में लाना, उसको गांधी विद द गन्स बताना, फिर उसके बाद टेररिज्म के सारे उसके जो पाप थे उसको धो डालना, और अपहरण का जो केस उसको ठंडे बस्ते में डाल देना। सीबीआई को इस एंगल से भी इस पूरे केस को तहकीकात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब अपहरण के मामले की ये फाइल खुली है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती का परिवार भी इसमें फंसता दिखाई दे रहा है। अगली खबर गुजरात से, जहां पीएम मोदी और अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहे, जहां राज्य के अनेक हिस्सों में सार्वजनिक समारोह में दोनों ने शिरकत की। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे में राजकोट स्थित अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इस दौरान गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया जिससे देश का सिर नीचे झुका हो। पीएम मोदी का ये दौरा सौराष्ट्र की राजनीति के लिए खास माना जा रहा है। गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। बीते चुनाव में बीजेपी पाटीदारों की नाराजगी के कारण 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। इसका सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में ही देखने को मिला था। 56 सीटों में 32 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि 22 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। ऐसे में पीएम का ये दौरा राजनीतिक लिहाज से अहम माना जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ खास इस रैली में देखा गया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो देश के किसी भी भाग में जाते हैं, ऐसा ही उनका वेलकम होता है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आज़ाद भारत के ये सबसे पॉपुलर लीडर और प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। गुजरात का चुनाव सिर पे है, वहाँ कोई दूसरी तीसरी पार्टी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया में ही बस एग्जिस्ट करता है। गुजरात में सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री पॉपुलर हैं, वहाँ की सरकार है, वहाँ सब कुछ है, और वो इस धूप में, इस गर्मी में रैलियां कर रहे हैं। और जिसको सड़कों पर नजर आना चाहिए था, जिस पार्टी को सरकार को चैलेंज करना चाहिए था, उसका मुखिया लंदन में एक सुहावने मौसम का आनंद उठा रहा है, सेमिनार कर रहा है, प्रिंस सूट पहन करके उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, वहाँ से भी इंटरटेनिंग वीडियोस भेज रहा है। तो ये जो सवाल क्या कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो वॉकओवर है, क्योंकि जिस पट्टीदार के इलाके में ये सारा कुछ हो रहा है, पट्टीदार का पिछली बार जो हिसाब किताब था, जिस तरह से हार्दिक पटेल का एक प्रभुत्व था, उसमें जब कांग्रेस पार्टी हार गई, अभी तो ये हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे के बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी फिर अपनी हार सुनिश्चित कर रही है। लेकिन तारीफ होनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी की कि एक जीते हुए बैटल में भी वो अपनी मेहनत में
कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जी, जिस तरह से गुजरात में चुनाव से पहले पीएम मोदी रैलियां कर रहे हैं, उससे उनका जादू फिर एक बार गुजरात की जनता पर चल गया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों को पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।